बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मरूफ इनकम टैक्स लॉयर राजा तंसर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत कैसे हैं शुक्रिया। भाईजान? आपका शुक्रिया कि आप इतनी दूर से मेरे पास तशरीफ़ लाए। और ओबियसली आपका जो टॉपिक था, जिस हवाले से आपने कहा जी मैं डिस्कस करना जी चाहता जी, ये हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तंसर भाई अभी आपको बताना चाह रहे हैं, और हमारी इससे पहले भी डिस्कशन होती रही है बहुत सारे मामलात में। लेकिन ये जो टॉपिक है तंसर भाई, ये स्पेशल मैं इसी चीज़ के लिए भी यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स, आप भी माशाल्लाह जो है वो तंसर भाई का अपना भी एक यूट्यूब चैनल है और उस पर भी ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। लेकिन तंसर भाई असल में कुछ मेरी जो ऑडियंस है ना, उनको आपके चैनल का नहीं पता। ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारे मामलात हैं जो उन तक नहीं पहुँच पाते। असल में मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो ठीक कि सब्सक्राइबर्स की तरफ से ही पूछे जाते हैं ठीक है। बेसिकली, क्योंकि काम तो हमारा चल रहा था ऑफ कैमरा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इनके जहन में कन्फ्यूज़न चलती है। ठीक है। तो मैंने कहा वो मैं एक एक चीज़ को बताऊंगा, और मैं इतना ज़्यादा, आपको पता है कि इनकम टैक्स के मामले में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ जो माशाल्लाह आपकी एक्सपर्टीज़ है। ठीक है। तो आप बेहतरीन तरीके से गाइड कर पाएंगे। अच्छा तंसर भाई, हम चीज़ों को ना स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे ताकि इनको समझने में आसानी हो, बिल्कुल ठीक। क्योंकि सब्सक्राइबर हमारे थोड़े से मासूम से हैं और इनको ना चीज़ें थोड़ा ना एक एक करके बतानी पड़ती है। अच्छा तंसर भाई, सबसे पहला क्वेश्चन, हमारा बेसिक क्वेश्चन ये है कि जो NTN है, ये लफ्ज़ है NTN, ये लोगों को बड़ी कन्फ्यूज़न है। मेरे साथ लोग डिस्कस भी करते हैं कि NTN बनाने के बाद हमें हर महीने को टैक्स पड़ना शुरू हो जाएगा। बेसिकली ये क्या चीज़ है NTN? सबसे पहले NTN को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। अच्छा जी, पाकिस्तान का इदारा है, हर कंट्री का ना एक इदारा होता है, टैक्स डिपार्टमेंट होता है। जितने बड़े कंट्रीज़ हैं वो आपसे टैक्स रिकॉर्ड मांगते हैं। क्यों? जी जितने बड़े कंट्रीज़ हैं उनका सिस्टम है टैक्स का, उनका एक डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन लेता है, जो टैक्स कलेक्ट करता है। जी जी वो उधर के सिस्टम को स्मूथली चला रहा होता है। तभी जो अच्छे कंट्रीज़ हैं वो आपसे ये NTN और इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह डिमांड करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमारे कंट्री में जो बंदा टैक्स रिकॉर्ड के बगैर है वो उसको वहाँ पे सिस्टम का हिस्से ही नहीं समझते। तो NTN जो है, सिंपल बताऊँ तो ये नेशनल टैक्स नंबर है। पाकिस्तान का जो इदारा इस चीज़ को डील करता है, इनकम टैक्स रिटर्न्स को, NTN को, एवरीथिंग को, वो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसे बोलते हैं FBR के प्लेटफॉर्म से आपकी रजिस्ट्रेशन जब होती है तो वहाँ पे जैसे आपका ID कार्ड नंबर होता है, सेम ऐसे वहाँ पे वो एक रेफरेंस नंबर आपको दे देते हैं जिसे बोलते हैं NTN, नेशनल टैक्स नंबर। वो जो नेशनल टैक्स नंबर है वो जब आपको मिल जाता है तो आपको कहा जाता है कि जी आप NTN होल्डर हैं। और NTN होने का हरगज़ मतलब नहीं है कि आप पे टैक्स एप्लीकेबल होता है। टैक्सेशन अलग चीज़ है, ठीक है। हर बंदा, उसका राइट है कि वो NTN हासिल कर सके। किसी भी बंदे का चाहे बे फॉर्म बनाओ चाहे CNAC बनाओ, वो NTN ले सकता है। जब उसको NTN मिल गया, नेशनल टैक्स नंबर मिल गया, अब वो क्या है कि उसका टैक्स रिकॉर्ड चला गया। फर्दर जो है वो मामलात इसमें और काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न्स आ जाती हैं, उसमें आप फाइलिंग करवाते हैं, सारे मामलात को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि NTN क्या होता है, तो वो नेशनल टैक्स नंबर है जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR से आप हासिल करते हैं। जी, मतलब ये है कि वो एक आपको, जैसे हमारा ID कार्ड हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें इस कंट्री के नेशनल है, बिल्कुल। तो NTN रिप्रेजेंट करेगा कि इसकी बेस पे आपने टैक्स रिकॉर्ड जमा करवा सकते हैं। जी 100%। अब होता ही क्या है कि जब आपका NTN आपके पास होता है तो जितने कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जितने बड़े कंट्रीज़ हैं, वो आपको एक लायबल पर्सन समझते हैं। वो समझते हैं कि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, तभी ये अपने कंट्री में, इसके पास NTN है, नेशनल टैक्स नंबर है, ये वहाँ पे अपना टैक्स रिकॉर्ड देता है। NTN का कुछ लोग ये समझते हैं कि NTN हमारे पास है तो हमने टैक्स देना है। नहीं, इसका हरगज़ मतलब ये नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास NTN है लेकिन उन पर टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं है। टैक्स के लिए आगे फर्दर बहुत सी और चीज़ें होती हैं जिसकी तरफ हमने जाना होता है। जी जी, मतलब NTN एक बंदे ने फॉर एग्जांपल बना लिया, उसको ऐसा नहीं है कि उसको कोई घबराने के लोग, अच्छा ये रिकमेंड करें सबसे पहले कि NTN हर सिटीज़न को बना लेना चाहिए। जी 110% बना लेना चाहिए। इसमें जो परेशानी है ना, लोगों को परेशानी ये है कि लोगों को प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता, लोगों को कॉम्पिटेंट बंदा नहीं मिलता। इनकम टैक्स की फील्ड में ज़्यादातर दिहाड़ीदार लोग हैं। दिहाड़ीदार वो लोग हैं जिन लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है। आपका चैनल में देख रहा था कि वीज़ा के रिलेटेड बहुत ज़्यादा जो है आपके पास इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं। तो वीज़ा के रिलेटेड लोग क्या करते हैं, हर जहाँ भी जाते हैं उनसे डिमांड की जाती है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न्स लेके आएँ, NTN लेके आएँ, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ। तो वो जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो NTN है, वो जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, वो ऐसे नहीं होते कि जिस दिहाड़ीदार से बनवा ली और साथ लगा ली। इनकम टैक्स रिटर्न्स को आपकी इमिग्रेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं देखना पड़ता है, हर कंट्री की अलग से रिक्वायरमेंट्स हैं, उस पर फोकस करना पड़ता है। उस लिहाज से आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स बनानी पड़ती हैं। इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है?
अब NTN का तो आपको पता चल गया। जी जी। अच्छा तंसर भाई, मैंने आपको पता है हमारी ऑडियंस मासूम है, इसलिए हमने ना स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक। अच्छा, NTN हमें समझ आ गया जी, ये होता है नेशनल टैक्स नंबर। रिटर्न किस तरह एक आइडिया दें ऑडियंस को कि टैक्स रिटर्न, क्योंकि बहुत सारे लोग ना लोगों के हत्थे चढ़ के ना वो जैसे वो आपने मतलब बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं कि 4-6 लाख रुपए इनकम शो कर दी, कोई जीरो टैक्स शो कर दिया, रिटर्न लेके चले जाते हैं। बेसिकली मैं उस पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ, क्योंकि लोग अपनी टैक्स रिटर्न खराब कर रहे हैं, और फिर आपको पता है ख़राब चीज़ को ठीक करने के लिए आपको भी बड़ी मुश्किल होती है। तो ये चीज़ बेसिकली मैं क्लियर करवाना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तकरीबन बहुत ज़्यादा लोग मेरे पास आते हैं, वो काम ख़राब करवा के भी लेके आते हैं और इस हवाले से डिस्कशन भी करते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि जर्मनी है या कोई भी कंट्री है, वो आपसे इनकम टैक्स रिटर्न डिमांड क्यों करते हैं, वो रिलायबल क्यों है इन डॉक्यूमेंट्स पे। रीज़न ये है, उनकी नज़र में यह है कि जिस तरह उनके कंट्री में टैक्स का सिस्टम चल रहा है, इस तरह ही आपके कंट्री का भी टैक्स का सिस्टम है। दैट्स वाई वो आपसे डिमांड करते हैं कि आप इनकम टैक्स और NTN लेके। आप सिर्फ NTN के ब्याह पे वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, आपने इनकम टैक्स रिटर्न्स देनी होती है। इनकम टैक्स रिटर्न क्या है? जिसमें आपकी एनुअल रिटर्न फाइल होती है 1 साल की। उसमें आप बताते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास प्लाट है, मेरी बिज़नेस हिस्ट्री ये है। बिज़नेस में भी बहुत ज़्यादा 10 से 12 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे फोकस करना होता है हमने। उसमें ग्रॉस प्रॉफिट लॉस, टर्नओवर, एक्सपेंसेस, ईच एंड एवरीथिंग को इस तरीके से फोकस किया जाता है कि जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे यूरोप है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, कोई भी कंट्री, वो उसको जब देखे तो उसको ये लगे कि ये बंदा वहाँ पे वाकई रिकॉर्ड होल्डर है, इसके पास सिर्फ NTN नहीं है, ये प्रॉपर अपना सालाना वहाँ पे हिसाब देता है और उस हिसाब से इसकी जो इनकम है वो इतनी है, उस पर टैक्स जो है वो इतना बन रहा है। और टैक्सेस की बात की जाए तो ज़रूरी नहीं कि हर साल आपने टैक्स देना है या टैक्स इतना बना है, वो डिपेंड करता है आपके इनकम टैक्स लायर पे कि वो उसके पास नॉलेज कितना है, वो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करता है और प्रॉपर रिक्वायरमेंट ऑफ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है उसको फुलफिल करता है। तो रिटर्न्स आपको लाजमी चाहिए होती हैं, कम से कम 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स आपको चाहिए होती हैं। किसी भी कंट्री को देख लें, बड़े आपका तो एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तंसर भाई, इसमें अब एक और क्वेश्चन है कि जो टैक्स रिटर्न फाइल बंदा करता है, ठीक है, अब टैक्स रिटर्न मिसाल के तौर पे मैंने 2021 की बना ली, 22 की बना ली, ठीक है। अब मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया, वीज़ा मुझे मिल गया, मेरे हाथ में वीज़ा आ गया, मैं ट्रैवल करके भी वापस आ गया, तो क्या मुझे आगे गवर्नमेंट कहेगी कि आप भाई अगले सालों की भी हर हाल में यहाँ पे आपने करनी है फाइल? जी, इस हवाले से मैं क्लियर कर दूँ, कोई भी अच्छा सिटीज़न है ना, उसका ये हक बनता है कि वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करे। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो उस पर इनकम कितनी बता रहा है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपने वीज़ा के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने इनकम अच्छी बनानी है तो उससे अगले साल भी अच्छी हो, नहीं, वो डिपेंड करता है आपके इनकम टैक्स लायर पे। वो थोड़ी इनकम के साथ भी आपकी रिटर्न फाइल की जा सकती है या रियलिटी बेस्ड जो चीज़ें हैं उनको उसको देख के भी फाइल की जा सकती है। और जो आउट कंट्री में लोग रहते हैं, जो ओवरसीज़ हैं, उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट है फाइलर होने का। और ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने NTN ले लिया, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर ली तो आपको वीज़ा के लिए तो चले हो गया। इसके अलावा जो फाइलर है उसको बेअंदाज फ़ायदे हैं, उनमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, उसमें सैलरी पर्सन को सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, पेंशनर जो है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, एग्रीकल्चर से जिसकी इनकम उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बेनिफिट्स क्या हैं। उसमें सबसे पहले आप देख लें कि किसी बंदे का अगर बैंक में प्रॉफिट है ना, ले रहा है, सेविंग पड़ी है, सेविंग अकाउंट है, उस पर 30% टैक्स जो है वो काटा जाता है। अगर तो वो एक्टिव फाइलर है तो वहाँ से उसको 15% का रिलीफ मिलता है। इस तरह प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे देख लें, ऐसे बहुत से और मामला आते हैं, एक पूरी लिस्ट है। वीज़ा से हट के भी बड़े फ़ायदे हैं। और जिस बंदे का NTN होता है उसको कोई भी कंट्री जो अच्छा कंट्री है वो उसको एक्सेप्ट करता है। अच्छा तंसर भाई, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने सबसे पहले लोगों को ना, ये सब्सक्राइबर्स को ये बता देना कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बाहर के लिए प्लानिंग कर रहा है तो इसको ना आपने थोड़ा सा मुख्तसर रख के एक्सप्लेन भी कर देना ताकि पॉइंट भी आपका पहुंच जाए, टाइम भी थोड़ा लगे, कि एक बंदा कैसे अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है और क्या प्लानिंग करनी चाहिए उसको। अच्छा, इस हवाले से ना मेरे YouTube चैनल राजा तंसर के ऊपर एक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई के चैनल का, एक डिटेल वीडियो पड़ी है जिसमें मैंने 5 बेसिक टिप्स बताए हैं कि आप ये 5 पॉइंट्स हैं, इन पे फोकस करें, प्लानिंग करें। 4 से 6 माह का वो टेन्योर है जिसको आपने प्लान आउट करना है। वो प्लानिंग अगर आप कर लेते हैं और मैंने जो चीज़ें बताई हैं उन पे फोकस कर लेते हैं और अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स, NTN वगैरह उस हिसाब से बनाते हैं। एक चीज़ और बड़ी कॉमन है, वो मैं इंशाल्लाह क्लियर भी कर दूंगा कि बैंक स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न्स की बात की जाती है बार बार। हर जो कोई भी बंदा आउट कंट्री जाना चाहता है उससे ये बात की जाती है कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स और बैंक स्टेटमेंट मैच होनी चाहिए। इस हवाले से एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस नहीं है। इस हवाले से भी मेरी एक वीडियो पड़ी है और स्टडी के लिए जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं उनके लिए भी एक डिटेल वीडियो पड़ी हुई है। लेकिन अगर जो आपका क्वेश्चन है उसको देखें, उसका जो आंसर है कि कोई भी बंदा आउट कंट्री प्लान कर रहा है, चाहे वो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, किसी भी कंट्री में जाना चाहता है, तो सबसे पहले वो अपने टैक्स के डॉक्यूमेंट्स को पूरा करे।
फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे फोकस करे। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी मेरे पास 5 मरले का घर है, वो 5 मरले का घर आपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करवाया अपने इनकम टैक्स लायर से। और एक और चीज़ बता दूं कि ये जो इनकम टैक्स रिटर्न्स बनाने हैं ये इंतहाई प्रोफेशनल और स्किलफुल बंदे का काम है। इसमें बहुत से सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, फ्यूचर प्लानिंग, पास्ट की चीज़ों को देखते हुए, इमिग्रेशन के रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए इन पे फोकस करना होता है। जी। अच्छा जी, सबसे पहले वो बंदा क्या करे, वो बंदा बनवाए अपने NTN, नेशनल टैक्स नंबर बनवाए, अपना एक बिजनेस रजिस्टर्ड करवाए। इसमें तो भाई आहिस्ता आहिस्ता हम चलते जाएंगे। नेशनल टैक्स नंबर की कोई फीस है? जी, नेशनल टैक्स नंबर अगर ऑब्वियसली तौर पे देखा जाए तो कंसल्टेंट की कोई फीस हो सकती है, गवर्नमेंट की NTN हासिल करने की कोई फीस नहीं है जी। जी, मतलब जो आपका प्रोफेशनली कर रहा है जी, उसकी फीस हो सकती है, उसकी फीस हो सकती है, डेफिनेटली बनती है जी, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब क्या प्लानिंग क्या है, NTN बनवाएं। NTN पे अगर आपके पास कोई जॉब वगैरह अच्छी सैलरी नहीं है तो आप अपना करवाएं बिजनेस रजिस्टर्ड। ये प्लानिंग अगर आप कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपके वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। NTN बनवाया, NTN के ऊपर एक बिजनेस रजिस्टर्ड करवाएं, बिजनेस के नाम से एक बैंक अकाउंट ओपन करवाएं। ठीक है, ये 3 काम करें। साथ में आपने मेरे साथ, अगर मेरे जो क्लाइंट्स हैं मैं उनको बड़ा क्लियरली बताता हूं कि आपने इस तरीके से ट्रांजैक्शंस करनी है, इस तरीके से स्टेटमेंट को मेंटेन करना है, 4 से 5 माह, 3 से 5 माह, ये स्टेटमेंट आप इस तरीके से बनाएं, ट्रांजैक्शन उस हिसाब से बनाएं। उस हिसाब से मैं टैक्स रिटर्न्स बना के दे देता हूं। वो होता क्या है कि वो टैक्स रिटर्न्स और बैंक स्टेटमेंट आपस में 100% मैच कर रही होती है। जब वो कम्युनिकेट कर रही होती है, उसके फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या है, लाइक उसकी कोई प्रॉपर्टी एवल्यूएशन सर्टिफिकेट्स हैं, उस हवाले से भी मैंने अपने चैनल पे बताया हुआ है। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न में कहा कि मेरी इनकम इतनी है, मेरे पास ये घर है, ये बाइक है, उनकी फाइनेंशियल एवल्यूएशन करवाएं, वो एवल्यूएशन के सर्टिफिकेट भी साथ अटैच करें। अच्छा, इनकम टैक्स रिटर्न्स बनवाएं अच्छे तरीके से और स्टेटमेंट उस हिसाब से बनाएं। जो बंदा इनकम टैक्स रिटर्न्स के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को लेके चलता है और वो चीज़ें आपस में कम्युनिकेट करती हैं, मैच कर रही होती हैं, तो ये 2 साल के टैक्स रिटर्न्स में आपका पूरा रिकॉर्ड पिछला बताया जाता है। भले आपने NTN आज रजिस्टर्ड करवाया है तो आप ये भी करवा सकते हैं कि ये नहीं ज़रूरी नहीं कि आपने NTN आज बनाया है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं बनवा सकते। सिस्टम अलाउ करता है, FBR अलाउ करता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अलाउ करता है और वहाँ से आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स बनती हैं। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं, कैसे मैचिंग कैसे है, मैचिंग में सबसे पहले देखना है कि आपने कहा जी रज़ा ट्रेडर के नाम से आपका बिजनेस है, तो अब होगा क्या कि आपका बैंक अकाउंट भी होगा रज़ा ट्रेडर का। हर मंथ जब आप अपने बिजनेस अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे तो वो ये इस चीज़ की क्रॉस वेरिफिकेशन है कि भाई रज़ा ट्रेडर के नाम से बिजनेस करते हैं और वहाँ से हर मंथ 2 लाख 1.5 लाख रुपए अपने पर्सनल अकाउंट में भेज रहे हैं, जो किस चीज़ की 100% जो है वो सबूत है कि आप वाकई बिजनेसमैन है। सेकंड चीज़ ये है कि जब आपने कहा कि आपकी इनकम 24 लाख रुपए है तो ये इस बात का प्रूफ है कि अगर 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो 24 लाख सालाना बनता है और वो इनकम टैक्स रिटर्न में क्लियर है। उस पर अगर टैक्स है, वो टैक्सेस की बहुत ज़्यादा टेक्निकल वेज के साथ एडजस्टमेंट्स भी हैं और लोगों के हवाले से फेवर भी है। और वो जब डॉक्यूमेंट्स आपके सारे क्लियर होते हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ओके होते हैं, कोई भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इस बात पे फोकस करता है और वीज़ा जो है वो आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा तंसर भाई, अभी कि एक NTN बना लिया बंदे ने, अब वो बिजनेस एक्चुअल कर नहीं रहा कोई, ठीक है, उसका कोई बिजनेस कोई जॉब नहीं है, वेला समझ ले, लेकिन उसके पास पैसे हैं कि स्टेटमेंट वगैरह बना ले, आई चलाई कर ले पैसों की, ठीक है। अब वो NTN के ऊपर एक बिजनेस रजिस्टर्ड कर लेता है टेम्परेरी, मतलब उसका है नहीं लेकिन उसने कर लिया रजिस्टर्ड, ठीक है। क्या अब उसको कोई टैक्स पड़ेगा या गवर्नमेंट किसकी तरफ से कोई इशू हो सकता है उसको? नहीं, इसमें बेसिकली यह है कि एक तो आपका राइट है कि आप बिज़नेस रजिस्टर्ड करवाएं, एक छोड़ के जितने दिल बिज़नेस आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। नंबर 2 चीज़ यह है कि आपकी रिक्वायरमेंट होती है, लाइक किसी भी, अगर किसी बंदे ने कनाडा जाना है तो कनाडा की आपको पता रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने कितने लोगों के डॉक्यूमेंट्स बनाए, कितने लोगों के वीज़े लगे, जी जी, उसमें कई लोगों के रिजेक्शन भी आई, तो उन कनाडा की अब रिक्वायरमेंट है, आपको रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को सेटिस्फाइड करना है। जब आपने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को सेटिस्फाइड करना है तो ओबियसली आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ज़रूरी नहीं अगर आपका टारगेट पूरा हो गया तो उसके बाद आप बिल्कुल उसको जिस तरीके से नॉर्मल फाइल करवाते हैं नॉर्मल फाइल करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उस पर टैक्स बनता हो। टैक्स और हर NTN होल्डर का हरगिज़ मतलब नहीं है कि उसने टैक्स पे करना है। 99% केसेस में टैक्स बनते ही नहीं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी NTN होल्डर है, अगर उसके साथ कॉम्पिटेंट इनकम टैक्स लायर अटैच है तो वो एट द एंड बेनिफिट में है। कैसे बेनिफिट में है? वो 10 साल में एक प्लाट सेल करता है ना तो वो वहाँ से लाख रुपए टैक्स बचा लेता है। एक प्रॉपर्टी खरीदता है लाख रुपए टैक्स बचा लेता है। अब आपको पता है कैश विदड्रॉ पाकिस्तान में करवाते हैं तो 600 रुपये टैक्स है नॉन फेलर को, जबकि फेलर को 1 रुपया टैक्स नहीं है। और मज़े की बात यह है कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स, ये सारा प्रोसेस 110% ऑनलाइन है। आप किसी भी कोने में पाकिस्तान में, दुनिया भर के में कहीं भी बैठ के अगर आपका CNAC नंबर आपके पास है तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप तैयार भी करवा सकते हैं और प्लानिंग भी कर सकते हैं। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जो गल्फ एरिया में हैं और उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट किया और यहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स रेडी किए, वहाँ पे बैठ के इनकम टैक्स रिटर्न बनाए, स्टेटमेंट को कंटिन्यू किया, आपस में चीज़ें मैच की और आज वो कनाडा, यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं। रीज़न क्या है? लोग प्लानिंग नहीं करते। प्लानिंग इज़ अ की रोल
ठीक है। सेम इसी केस में आपने इनकम टैक्स रिटर्न दिहाड़ीदार से नहीं बनवानी होती, आपने एनटीएन दिहाड़ीदार से नहीं बनवाना होता, आपको चाहिए होती है प्रॉपर प्लानिंग, आपके साथ डिस्कस करना पड़ता है। लाइक किसी बंदे ने फौरी वीज़ा अप्लाई करना है, कोई बंदा है वो कहता है जी मैंने अभी वीज़ा अप्लाई करना है, तो मैं सबसे पहले उसे डिमांड करता हूँ बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में मैंने बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं, इंट्रीज कितनी है, क्रेडिट कितना है, डेबिट कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, उस हिसाब से मैच करके फिर इनकम टैक्स रिटर्न्स बनाई जाती हैं, ताकि यूके या जिस तरह ये सारे कंट्री इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। और फोकस भी मैंने आपको बताया वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारी कंट्री में टैक्स जो डिपार्टमेंट है वो बड़ा स्ट्रांग है, और जो बंदा अपना एनटीएन रिकॉर्ड रखता है, टैक्स पेयर है, और उसके इनकम टैक्स रिटर्न्स में ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है। इनकम टैक्स रिटर्न्स में वो यही देखते हैं कि इस बंदे की इनकम कितनी है। बैंक स्टेटमेंट में 24 लाख है तो इनकम टैक्स रिटर्न में 24 लाख आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे फोकस करना पड़ता है। जी जी। अच्छा तंसर भाई, बिजनेस जो फॉर एग्जांपल आपने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी, अब बंदा, मैं वही ये समझना बेसिकली चाह रहा हूँ कि वीज़ा लगवा के बंदा आ गया, अब बिजनेस उसका रजिस्टर्ड है, ठीक है, गवर्नमेंट को भी पता है कि ये बंदा ये बिजनेस कर रहा है सेंटियन के ऊपर, लेकिन अब वो कोई मतलब वो समझ ले करवाना नहीं चाह रहा या कोई लगर्जी हो रही है उससे, कोई 100 मसले मसाइल हैं, तो क्या उसके लिए कोई इशू हो सकता है? मैं बता दूँ। अच्छा, एक बात तो मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं कि कोई भी बंदा, उसका राइट है कि वो बिज़नेस रजिस्टर्ड करवाए, और ये भी उसका राइट है कि वो बिज़नेस को ख़त्म करवा सकता है। जी, ये मैं बेसिकली पूछ, कोई भी बंदा जो मेरे लोग साथ अटैच हैं, अब ऑब्वियसली आपका एक टारगेट था वो फुलफिल हुआ नहीं हुआ, आप चाहते हैं जी मैं अब अपना बिज़नेस रिकॉर्ड ख़त्म करवाना चाहता हूँ, मेरे नाम पे ये बिज़नेस रजिस्टर्ड था, रज़ा ट्रेडर के नाम से मेरा बिज़नेस अकाउंट भी है, बिज़नेस भी, आपको पता है अकाउंट भी ब्लॉक हो जाता है ऑटोमेटिकली जब आप उसको यूज़ नहीं करते। सेम FBR से, इनकम टैक्स रिटर्न या उन मामला से आप अपना बिज़नेस रिमूव करवा सकते हैं, बिज़नेस को ख़त्म किया जा सकता है आपके नाम से, कोई इशू नहीं। सर भाई एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि वीज़ा अप्लाई करते वक्त कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं या कौन सी ऐसी कमियां जो हमारे टैक्स रिटर्न एनटीएन में मतलब रह जाती हैं और वीज़ा रिजेक्शन का बायस बनती हैं? अच्छा रज़ा भाई, इस हवाले से मैंने अपने चैनल पे ना बड़ा डिटेल में बताया कि आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना क्या होता है। बहुत से ऐसे वीज़ा कंसल्टेंट हैं जो ये क्लाइंट को कहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स 100% हैं, आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी ओके हैं, आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इनकम टैक्स रिटर्न देखते हैं बीच में 4 लाख रुपए इनकम होती है, 6 लाख रुपए इनकम होती है, बैंक स्टेटमेंट में 40 लाख क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होता है। अब आप कॉमन सेंस है कि एक बंदा कहता है मेरे टोटल नेटवर्थ, एसेट नेटवर्थ क्या है, नेटवर्थ है पैदा होने से लेके आज तक टोटल जो कुछ आपके नाम पे है, वो आप बता रहे हैं आपने इनकम टैक्स रिटर्न में 20 लाख रुपया, बैंक स्टेटमेंट में क्लोजिंग बैलेंस 40 लाख रुपए आ रहा है, और वीज़ा कंसल्टेंट कह रहा है कि बड़े चांसेस है वीज़ा लगने के। बिल्कुल नहीं, ये लोग दिहाड़ीदार हैं, ठीक है, जो आपको मिसगाइड करते हैं। आपकी टैक्स रिटर्न्स प्रॉपर होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपस में कम्युनिकेट करनी चाहिए और मैच करनी चाहिए। वो जो मैचिंग है वो इंतहाई प्रोफेशनल और स्किलफुल इनकम टैक्स लायर का काम है। 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 2 लाख रुपए इनकम बनाने से, 25-30 लाख, 20 लाख रुपए एसेट बनाने से अफगानिस्तान का वीज़ा नहीं मिलता। तो लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट ही नहीं। मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे कंसल्टेंट्स को देखा है, बहुत ज़्यादा ऐसे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, इवन के आउट कंट्री में बैठ के लोग रब्ता करते हैं। तो उन बेचारों का क्या होता है कि मैं देखता हूँ कि 1-1 करोड़ रुपए की बैंक स्टेटमेंट है, और इनकम टैक्स रिटर्न में बताया गया है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मेरी उम्र 40 साल हो गई है, लेकिन मेरे पास टोटल नेट वर्थ है 25 लाख रुपया, टोटल एसेट मेरे 25 लाख रुपये हैं, ऊपर देखा जाए टोटल इनकम लिखी होती है 4 लाख, 6 लाख। भाई कौन वीज़ा देगा? आपके तो 10 दिन का एक्सपेंसेस नहीं बनते यूके के। आप अपनी गवर्नमेंट को चीट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को चीज़ें नहीं बता रहे असल। तो इसलिए फिर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यूके वगैरह या यूरोप के कंट्रीज वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? वो कहते हैं ये बंदा कह रहा है कि जब से पैदा हुआ हूँ अब तक मेरे पास टोटल 25 लाख की नेटवर्थ है पाकिस्तान में। इसने अपने टैक्स डिपार्टमेंट को डिक्लेयर किया कि मेरे पास एक बाइक है, एक छोटा सा प्लाट है और सेविंग है, टोटल कुल मिला के 25 लाख, और बैंक स्टेटमेंट कह रही है 50 लाख है। तो बैंक स्टेटमेंट में 50 लाख कहाँ से आ गया? टैक्स डिपार्टमेंट को बता रहे हैं 25 लाख रुपया। कोई चीज़ आपस में मैच ही नहीं कर रही। तो एक एक चीज़ पे ना फोकस करना पड़ता है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका एनटीएन, बिजनेस हिस्ट्री, बिजनेस रिकॉर्ड आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर होना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न में आपकी इनकम रीजनेबल होनी चाहिए। किसी भी कंट्री का वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। अगर वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपस में मैच कर रहे हैं, जिस तरीके से मैंने अपने चैनल पे एक वो 5 बेसिक टिप्स वाली वीडियो बनाई, उस पे बहुत से लोगों ने फोकस किया, वर्किंग की, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के वीज़े लगे हैं। तो थोड़ी सी इसमें प्लानिंग करनी पड़ती है, हिसाब के साथ चलना पड़ता है। ऐसा नहीं होता भाई मेरी इनकम टैक्स रिटर्न बना दें, भले जैसे दिल बना दें। उस हिसाब से फिर क्या है, उल्टा अगर जिन लोगों की 4 लाख इनकम, 6 लाख इनकम, 8 लाख इनकम या नेटवर्थ बहुत थोड़ी है, ऐसे लोगों का वीज़ा फिर उल्टा रिजेक्शन है, उल्टा नेगेटिव मार्किंग है उस वजह से। क्रिटिकल चीज़ें हैं वैसे ये टैक्स रिटर्न्स वगैरह ऐड करना, जो भी मतलब एसेट्स वगैरह डिक्लेयर करना। अब अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल किसी ऐसे बंदे से करवा लेता है जिसने नया नया लॉ पढ़ा है या फिर वैसे ही मतलब थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है उसके पास,
और उसने वो काम गलत कर दिया, तो बंदे को जिसका काम गलत हुआ है उसको इन फ्यूचर बड़े प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। जी रज़ा भाई, मैंने अपनी हर वीडियो में, वैसे मैं कोई रेगुलर यूट्यूबर तो नहीं हूँ, आपको पता है जी जी। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फील्ड में मेरे पास एक एक्सपर्टीज़ है, मैं काफ़ी टाइम से लोगों को, सिर्फ इसमें ये भी नहीं देखना होता कि आपने बुकिश नॉलेज है आपके पास, सिर्फ ये भी नहीं देखना होता कि आपको सिर्फ प्रैक्टिकल आता है, आपको इमिग्रेशन रूल्स पता होना चाहिए हर कंट्री के। तो मैं ये हर वीडियो में कहता हूँ दिहाड़ीदारों से बचें। दिहाड़ीदारों से क्यों कहता हूँ मैं? इसलिए कहता हूँ कि उन लोगों को इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि आपका फ्यूचर क्या है, आपकी सेफ्टी क्या है, आपकी सिक्योरिटी क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है। ना वो टैक्स प्लानिंग जानते हैं, ना वो बिज़नेस प्लानिंग जानते हैं, ना वो बिज़नेस प्लानिंग के हिसाब से आपके साथ चलते हैं। कोई भी क्लाइंट है अगर उसकी कनाडा जाना चाहता है तो कनाडा के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपको उस पर फोकस करना पड़ता है। अब एक इनकम टैक्स ला रहा है, भले उसे 25 साल प्रैक्टिस हो गया, उसने ज़िंदगी में पढ़े ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कनाडा की रिजेक्शन आती क्यों है, एक्सेप्टेंस क्यों आ रही है, किन चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो मसाइल ऑटोमेटिकली होते हैं जब आप दिहाड़ीदार के हत्थे चढ़ते हैं किसी भी काम में, चाहे वो मोटरसाइकिल ही आप ठीक करवाने किसी दिहाड़ीदार के पास चले जाएं तो आपको मसाइल तो होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपके साथ कॉम्पिटेंट बंदा जुड़ा हुआ है, प्रोफेशनल इनकम टैक्स लायर जुड़ा हुआ है, जिसको आपकी केयर है, आपका एहसास है, उसे पता है कि ये बंदा 5,000 भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो मेरी वजह से इसका वेस्ट नहीं जाना चाहिए। जो ये बंदा सोच के आपके साथ चलता है 100%, वो आपको प्लानिंग भी अच्छी देता है और आपका काम भी 100% ईमानदारी से करता है, उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। बल्कि मैं समझता हूँ तमाम NTN होल्डर्स एट द एंड अपनी कैलकुलेशन कर लें 20 साल बाद वो लाख रुपए के बेनिफिट्स में होते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा तंसर भाई, जो प्लानिंग कर रहे हैं अभी बाहर जाने की, उनको अभी ज़रा आप समझाएं कि यार अपना NTN अभी बना लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का NTN बना ही नहीं होता और नया NTN बना के वो वीज़े अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा रज़ा भाई, इसमें मैं क्लियर कर दूं कि तमाम वो लोग जिनका NTN बना होता है, जितना NTN पहले से बना होता है इतना ज़्यादा वो अट्रैक्ट करता है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। डेफिनेटली। अब लोग क्या करते हैं, लोगों ने वीज़ा प्लानिंग करना होता है, मेरे पास ऐसे बहुत से केस हैं कि लोगों की अपॉइंटमेंट हुई होती है, मेरे पास आ जाते हैं सर हमें डॉक्यूमेंट्स बना के दें। मैंने कहता हूँ यार सारा काम कर लिया आपने, अपॉइंटमेंट भी होगी, अभी डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। कहते हैं जी या तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स ख़राब बनवाए होते हैं, गलत बनवाए होते हैं, वो किसी दिहाड़ीदार के पास जाते हैं, 2-4 लाख इनकम, 20-25 लाख केसेट, और वो उल्टा ख़राब करके लेते हैं। पैसे उतने ही देते हैं, पैसे तो वो ख़राब करने के देते हैं ना, ठीक करने के वो देते ही नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि वो तमाम लोग जितना पहले से NTN बना के बिजनेस अकाउंट ओपन करवा के बैंक स्टेटमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, भले उन्होंने 3 साल बाद अप्लाई करना है। मैं बार बार वो 5 टिप्स वाली वीडियो इसलिए कह रहा हूँ कि काफ़ी लोगों के वीज़े लगे हैं, वो आपने ज़रूर देखनी है। मैं बल्कि उस वीडियो का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तब आपके तमाम क्लाइंट्स को इनकम टैक्स के रिलेटेड, NTN के रिलेटेड, FBR के रिलेटेड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉर्पोरेट सेक्टर का कोई भी इशू है वो डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं। और तंसर भाई की एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये है कि ये काम करके क्लाइंट को छोड़ते नहीं है कि बस भाई पैसे दिए काम हो गया चलो जाओ, पूरा बैकअप देते हैं उसको, लॉन्ग टर्म बैकअप देते बेसिकली जो सर्विसेज होती है ना वो यही होती हैं कि आप क्लाइंट को सिर्फ ये नहीं पैसे लो काम किया चलो जी, आप क्लाइंट को प्रॉपर गाइड करो। वो आपके पास तभी आ रहा है कि उसके पास नॉलेज नहीं है। अगर आपकी गाइडेंस से, आपकी हेल्प से, आपके रास्ता बताने से किसी का फ्यूचर सिक्योर हो रहा है और किसी का कैरियर बन रहा है तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ा सदका जारी है। तो आपको इन चीज़ों को भी लाजमी देखना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग थोड़ा सा प्लानिंग के साथ चीज़ों को लेकर चलते हैं उनके लिए वैसे भी हर मामले में आसानी होती है। बिल्कुल, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते हैं ना। और एक रज़ा भाई और चीज़ मैं बता दूं, लोग मुझे कॉल करते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से। जी जी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ये सारे वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हैं जो आपको वीज़ा के असूल के लिए चाहिए होते हैं। आप देखें ना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान में 90% लोग बनाती ही वीज़ा के लिए हैं। जी जी बिल्कुल। और वो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड है वो जब आप साथ अटैच करते हैं वो क्या शो करता है कि बंदा हाईली बिजनेसमैन है और आपने आपको फाइनेंशियली तौर पे और बिजनेसमैन शो करने के लिए आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स कैसे हासिल करना है, उसका कार्ड हासिल करने का तरीका कर क्या है, इसके रिलेटेड भी मेरी एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सके क्योंकि ड्यूरेशन काफ़ी हो जाएगा, तो वो तंसर भाई के चैनल पे पड़ी हुई हैं। वो मतलब मेरे ख्याल में हर टॉपिक पे आपने एक स्पेसिफिक वीडियो मैं कोशिश की और मैं इंशाल्लाह ये भी कोशिश करूंगा कि कंसिस्टेंसी के साथ लोगों को अवेयरनेस दूं। और ये जो दिहाड़ीदार है, ज़रूरत है, यकीन करें ये मैं आपको बार बार इसीलिए कहता हूँ कि इस पर रेगुलर हो यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब से अर्निंग आना तो मेरे ख्याल में वो तो चले अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास वैसे ही क्लाइंट बड़ा रहता है, लेकिन मसला ये है कि लोगों को प्रॉब्लम होती है, लोग गलत बंदे के हत्थे चढ़ जाते हैं। तो इनकी अवेयरनेस के लिए मैं आपको कहता हूँ कि आप वीडियोस रेगुलर बनाया करें ताकि इनको इन्फॉर्मेशन मिले, यार ये गलत हाथों में ना चले जाए। जी इंशाल्लाह 100% ईमानदारी और ज़िम्मेदारी के साथ कोशिश करेंगे। जो बातें मैंने आप लोगों के साथ की हैं जितनी भी हैं,
ये 100% सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह आप कहीं से भी वेरीफाई कर सकते हैं, ये ऐसी खड़ी रहेंगी। Definitely. जो बातें मैंने की हैं, जितने रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने बताया, ना इनको कोई चैलेंज कर सकता है। सेकंड चीज़ ये है कि जो बंदा प्लानिंग के साथ चीज़ों को लेके चलता है, मैंने काफ़ी लोगों के वीज़े लगे हैं, काफ़ी कंट्रीज़ के वीज़े लगे हैं। सिर्फ इन बातों पर ना रहा करें कि आपके टैक्स रिटर्न या डॉक्यूमेंट्स पूरे तैयार ही नहीं होते और आपको कंसल्टेंट कहता है जी डॉक्यूमेंट्स बड़े अच्छे हैं क्योंकि उसे तो चाहिए फिल फॉर पैसे, और वो आपका वीज़ा अप्लाई करता है, फिर बाद में रिजेक्शन आ जाती है, फिर डॉक्यूमेंट सारे ख़राब करके आप मेरे पास लेके आ जाते हैं। डेफिनेटली नहीं, इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रॉपर अब वर्किंग करेंगे। तंसर भाई भी आप रेगुलर होंगे तो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। गलत होते आपको दुख होता है, मुझे पता है, जब आपके पास रिटर्न आती है ना तो आप मुझसे भी बाज़ औक़ात कहते हैं, जब मैं आपको कोई देता हूँ कि यार ये दुख होता है कि इसने इधर भी पैसे ज़ाया कर लिए ऐसे ही और काम भी ख़राब करवा लिया है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रॉपर आप वीडियोज़ बनाएं ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन इस पर पूरी मिले जी इंशाल्लाह। और बाकी मैं आपके तवसल से ये कहना चाहूँगा, माशाल्लाह जिस तरीके से आप एक इरादतन नेक नीति के साथ लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, बेलॉस अवेयरनेस मैं समझता हूँ दे रहे हैं, और आपकी तमाम वीडियोस बड़ी इन्फॉर्मेटिव है, मैंने काफ़ी उनको देखा है। मैंने भी हमेशा कोशिश की है कि इरादतन आपका ये माइंड सेट होना चाहिए कि यार आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए। रिज़्क जो मेरे अल्लाह ने लिखा है वो आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन अगर आपका इरादा ठीक है और आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, अपने पास जो नॉलेज है वो लोगों को डिलीवर करते हैं ताकि उनका कैरियर बन सके, तो ये छोटी चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह इस हवाले से किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, मुझसे व्हाट्सएप पे कोशिश किया करें, कंटैक्ट करें, वॉइस नोट कर दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं जब बिजी होता हूँ तो 100% रिप्लाई ईमानदारी और जिम्मेदारी से ज़रूर करता हूँ। ये तंसर भाई हमारे साथ मौजूद थे। असल में मैं आया था स्पेशली तंसर भाई के पास, बड़े मेरे अच्छे भाई भी हैं और यहाँ पे हमने मतलब कि कुछ डिस्कशन करनी थी ऑफ कैमरा भी। तो मैंने कहा यार ये टॉपिक पे तंसर भाई से मैंने फोकस किया, अपना फोर्स किया इनको कि यार मुझे ना एक वीडियो, क्योंकि टाइम इनके पास थोड़ा कम ही होता है, लेकिन ये है कि इन्होंने बड़ी मेहरबानी, इन्होंने टाइम निकाल के इस तरह चीज़ें जो बताई हैं, और यूट्यूब पे आपने लाजमी रेगुलर होना है यार। जी इंशाल्लाह। और रज़ा भाई मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ अगेन एंड अगेन। आप भाई हैं और जिस तरीके से आप लेके चल रहे हैं, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं और बेलॉस दे रहे हैं। बाकी आपका शुक्रिया कि आप इतना ट्रैवल करके मेरे पास आए, और लोगों को उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा। और आपने हमें दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।